नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस बार खास मेहमान हैं तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता सुल्तान अहमद। सुल्तान जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बात करने के लिए आए। सुल्तान जी यहाँ तक पहुँचे और एक सल्तनत को छोड़ के दूसरी सल्तनत में अपनी सत्ता को कब्जा किए हुए हैं, बड़े दिग्गज हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन देखेंगे कि इन्होंने अब तक का सफ़र कैसे तय किया। सुल्तान अहमद मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री हैं। उन्हें 15वीं लोकसभा के लिए उलुबेरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुना गया था। उनका जन्म 6 जून 1953 को कोलकाता में हुआ था। 29 नवंबर 1985 को उनकी शादी सजदा अहमद से हुई। उनके 2 बेटे हैं। सुल्तान अहमद ने अपनी ग्रेजुएशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से पूरी की। अहमद ने 1969 में मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र परिषद ज्वाइन किया था। उन्होंने 1973 में यूथ कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वे 1978 से 1980 के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला सचिव रहे। 58 साल के अहमद तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक चेहरे हैं। 1997 में जब पार्टी बनी तो अहमद इसके फाउंडर मेंबर बने। वे तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के डिप्यूटी लीडर भी हैं। 1985 से 1999 तक अहमद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहे। वे पहली बार 1987 में और दूसरी बार 1996 में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। 2009 में उन्हें 15वीं लोकसभा का सदस्य चुना गया। सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज में खास रुचि रखने वाले अहमद अंजुमन मुफिदुल इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। संगीत और खेल में रुचि रखने वाले सुल्तान अहमद जनता की सेवा करना अपना परम धर्म मानते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, आप कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस में 2 बार एमएलए रहे और कांग्रेस ने ही आपको सियासत के डगर पर चलना सिखाया, तो सुल्तान साहब कांग्रेस की सल्तनत छोड़ करके तृणमूल की सल्तनत में कैसे आगे और किन वजहों से आगे? ये देखिए, कांग्रेस तो जो तृणमूल कांग्रेस जो आप ये देख रही हैं, हम लोग सभी कांग्रेस में थे जी। लेकिन कांग्रेस अगर अपने रास्ते से हट जाए जी, कांग्रेस अपनी दिशा हरा दे जी, ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल में जी, कांग्रेस को लड़नी चाहिए थी सीपीएम से। जी, कांग्रेस ने सीपीएम के ख़िलाफ़ संघर्ष करना छोड़ दिया था। जी, सीपीएम के साथ चल रही थी जी, और वहाँ कांग्रेस के वर्कर मारे जा रहे थे। जी, कांग्रेस की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। तो हम लोग बमजबूरी कांग्रेस छोड़ा ममता बनर्जी के नेतृत्व में। जी, तो आज हम ये समझते हैं कि बंगाल में असल कांग्रेस है तो वो तृणमूल कांग्रेस ही है। जी, जो कांग्रेस के जो आदर्श हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। जी, और सीपीएम से हमारा वहाँ मुकाबला है। जी। पिछले दोनों था, आज भी है। सियासत में कब और कैसे है, क्या वजह रही कि आपको सियासत में स्टूडेंट लाइफ से सियासत में हूँ जी, और उसके बाद कांग्रेस में पीले रंजन दास मुंशी के क़यादत में यूथ कांग्रेस करता था जी, उसके बाद विभिन्न समय वक्त में हमने कांग्रेस के डिफरेंट पोजीशन, यूथ कांग्रेस है, स्टेट लेवल है, मैं एआईसीसी का मेंबर रहा, प्रदेश कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा जी, कांग्रेस में जब था। तो उस वक्त गनी खान चौधरी, प्रणब मुखर्जी, जिन लोगों के साथ मैंने 2 बार काम MLA भी किया। आप रहे। जी, एमएलए भी रहा। एमएलए ट्रम में वहाँ पर जितनी बातें उठानी चाहिए थी विधानसभा के अंदर, मैं काफ़ी एक्टिव रहता था। जी, तो ये हमारी कार्रवाई रही बंगाल में। जी, और उसके बाद जो असल संघर्ष जो हम लोगों ने 12-13 साल सीपीएम के ख़िलाफ़ लड़ा है, जी, किया है, वो ममता बनर्जी की लीडरशिप में जो असल लड़ाई हमने लड़ी है। जी, बंगाल के विभिन्न इलाके में मुख्तलिफ मामले में, चाहे वह नंदीग्राम हो, सिंगूर हो, तमाम लड़ाइयों में मैंने ममता बनर्जी जी, का साथ दिया। तृणमूल कांग्रेस ने मुझे अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया स्टेट का। आज ऑल इंडिया में बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया। जी, यहाँ पर भरोसा है ममता बनर्जी का। लेकिन जिस तरीके की सत्ता, जिस तरह का किला सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल बना रखा था, उसको भेदना इतना आसान नहीं था।
किस तरीके से आप लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई? कांग्रेस में भी नहीं गए, कांग्रेस से हट के आपने एक अलग बिल्कुल पार्टी बनाई, संघर्ष किया और उसके बाद सत्ता पर भी आप काबिज हो गए। बंगाल में सीपीएम ने 34 साल में जो जुल्म, जबर तशद्दुद का सिक्का जमाया था जी। और जनता को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से अलग कर दिया था जी। और जनता सिवाय सीपीएम का कुछ नहीं समझ रही थी। हम वहाँ जो एक खाली सेगमेंट था, जो लोग मायूस बैठे थे, जो सीपीएम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना चाहते थे जी। जो हमारी लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, हमने उन तबकों को लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, वो एक शेर है जी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। जी। ये ममता बनर्जी पर ये शेर है जी। और ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया था जी। और उसके बाद वो एक आंदोलन बनता गया। इनकलाब 2009 में लोगों ने देखा लोकसभा के चुनाव के मौके पे। फिर दूसरा इनकलाब 2011 में, जो तो 34 साल सीपीएम की हुकूमत वहाँ से उखड़ गई। और सीपीएम को हुकूमत सिर्फ बंगाल से नहीं उखड़ी, बल्कि पूरे देश में जो सीपीएम की छवि थी, गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, अल्पसंख्यों के बारे में बोलने वाली, तो इनकी कली खुल गई कि ये सीपीएम ने बंगाल में किस तरह अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, किस तरह मज़दूरों का इस्तेहसाल किया, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की, अल्पसंख्यक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। ये तमाम चीज़ें देश के सामने आ गई कि सीपीएम सिवाय फ़रेब और मक्कारी के इस पार्टी के पास मार्क्सवाद लेनिनवाद जो उनके लीडरान किसी ज़माने में बोला करते थे, लेकिन इन लोगों ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद की छवि को सामने रख करके अपनी नीतियों का इस्तेहसाल किया। जी, अपनी नीतियों को बनाया और दिखाया, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाया। आपने कारवा की बात करी, कारवा आपका बनता चला गया, पश्चिम बंगाल में भी बना, आप केंद्र में भी कांग्रेस के साथ है, अब उत्तर प्रदेश में भी अपने कारवा को बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में? नहीं, चुनाव है। ये आप देखें, ये कि ममता बनर्जी की जो छवि है, जिनकी जो तस्वीर है, साफ़ सुथरी छवि है, बिल्कुल संघर्ष की छवि है। कहीं कोई देखती हैं कि जनता के हित के खिलाफ कोई मामला जाता है तो उठ खड़ी होती हैं। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एफडीआई का मामला है, तेल प्राइस हाइक का मामला हो, ऑयल प्राइस का मामला हो, इन तमाम मामले में ममता बनर्जी ने अपना रोल प्ले किया है नेशनल पॉलिटिक्स में। तो आज देश की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहें, बल्कि बंगाल से बाहर निकले। और ये सिर्फ यूपी नहीं, आपको ये जो 4-5 सूबों का जो निर्वाचन हो रहा है, हमने कैंडिडेट्स दिए हैं मणिपुर में, हमने उत्तर प्रदेश में दिया है, उत्तराखंड में हमारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं, उत्तराखंड में हम गोवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरी देश में हम अपनी पार्टी की जो साख है हम बनाना चाहते हैं, पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। इस कारवां का कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? पश्चिम बंगाल में तो आपने फतह की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको क्या फायदा होगा, और अगर फायदा नहीं होगा तो आपके होने से नुकसान किसको होगा? उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचनी दंगल जो बना है, इसमें हम लोग उतर गए हैं। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग उत्तर प्रदेश में खाता खुलने जा रहे हैं। हमारे कई सीट्स हमारे निकलेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना लिए बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती, ये भी हो सकता है। ये इस लाइन पे हम लोग जा रहे हैं। यानी कि आप जो है बिल्कुल आपके पास तुर्प का इक्का होगा, अगर कोई सत्ता पे बैठेगा तो उसमें आपका साथ जरूर होगा। एकदम यही लाइन पे हम लोग जा रहे हैं और ये लड़ाई इसी नज़रिए को सामने रख करके हम लोग लड़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट दिया है, बसपा के खिलाफ दिया है, सपा के खिलाफ दिया है, कांग्रेस के खिलाफ दिया है। कांग्रेस तो 22 साल से उत्तर प्रदेश के सरजमीन में है ही नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ आपने आचार संहिता का मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा है, क्या नाराजगी है आपकी, क्या शिकायत? नाराजगी है, वहाँ पर मनी पावर और मसल पावर का मुजाहरा हो रहा है। अगर आप चले जाएं लखनऊ एयरपोर्ट पे तो आप देखेंगे 50 हेलीकॉप्टर और छोटी छोटी प्लेन वहाँ खड़ी हैं, चॉपर्स जो डिफरेंट नेताओं को विभिन्न जगह ले जा रही हैं। तो ये टोटल मनी पावर है। कैंडिडेट्स 100 गाड़ियाँ लेकर के परिदर्शन कर रहे हैं और निर्वाचन कमीशन का कोई भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के निर्वाचन आयोग के सामने हम लोगों ने अपनी
अर्जी सुनाई, आज अर्जी दिया है जाकर के। जी, आज अर्जी दी है, कारवां बढ़ रहा है और ये कारवां बाकियों के कार्यों को शायद धकेलेगा या उनके बनते हुए खेल को बिगाड़ेगा। इस पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।